स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 5.1 की। अब प्रश्नावली 5.1 जो है, जैसे देखिए ये जो आप लोगों का चैप्टर है यूक्लिड विभाजन का ज्यामिति परिचय, तो इसमें जो है चैप्टर बहुत ही बड़ा था, लेकिन 30% कटने के कारण हमको नहीं लगता इसमें 30% बल्कि 70% से हटा दिए हैं। केवल और केवल एक ही बचे हैं, नहीं तो पहले प्रश्नावली 5.4 तक था और वहाँ पर थोड़ा डीपली दिया था। तो इस बार एकदम बहुत ही समझ लीजिए हल्का फुल्का, ज़्यादा आप लोगों को पढ़ना ही नहीं है। इसमें से प्रश्न बनने का चांसेस भी बहुत ही कम है, क्योंकि सब कुछ हटा दिए कि एमसीक्यू प्रश्न में अलबत्त के इसमें से बन सकते हैं। जो प्रश्न इसमें से एमसीक्यू बनेंगे उस चीज़ को हम बता देंगे कभी ना कभी। देखिए प्रश्नावली 5.1 में 7 प्रश्न है। पहला प्रश्न है, कह रहा है कि ट्रू और फॉल्स यानी सत्य असत्य को बताना है। तो देखिए पहले प्रश्न में आप लोगों को देखिए सबसे पहले, अगर मान लीजिए आप कोई भी बुक फॉलो करते हैं तो जितने प्रश्न हैं उसमें आराम से मिल जाएंगे, कोई भी बुक फॉलो कर रहे हैं तो। और अगर कोई बुक नहीं ली है तो कम से कम कोई एक बुक ले लीजिए ताकि कुछ पढ़िए ओढ़िए। देखिए इसमें पहला प्रश्न है, कह रहा कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो देखिए ये गलत है। क्यों गलत है? जैसे अगर हम एक बिंदु कहीं रख दिए तो एक बिंदु से तो हम असंख्य रेखा खींच सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में खींचे, यहाँ से खींचे, ऐसे खींचे, ऐसे खींचे, यानी हम ये बोल सकते हैं कि एक बिंदु से हम असंख्य रेखाएं खींच सकते हैं, इसलिए ये क्या है? असत्य है। तो पहला प्रश्न का हो गया आंसर असत्य। अब प्रश्न क्या है कि एक बिंदु से एक रेखा खींची जा सकती है। प्रश्न को ध्यान से सुन लीजिए, ठीक। दूसरा प्रश्न इसी में है, दूसरा कह रहा है कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। तो देखिए कह रहा है कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं, नहीं, दो भिन्न बिंदुओं से केवल और केवल एक ही रेखा जा ही सकती है। देखिए ऐसे गई। अब मान लीजिए दूसरा रेखा अगर ऐसे ले जा रहे हैं तो इस पॉइंट को नहीं टच करेगा, ऐसे ला रहे हैं तो इस पॉइंट को नहीं टच करेगा। ये मत करिएगा कि दोनों का इंटरसेक्शन मैच करना ना, आपको केवल ये देखना है कि दो भिन्न बिंदुओं से केवल और केवल एक ही जाएगा। देखिए दो भिन्न बिंदुओं से केवल और केवल एक लाइन गुजरेगी, ठीक है ना। देखिए ये हो गया। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तो तीसरा प्रश्न इसी में है, तीसरा कह रहा है कि एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। तो ये तो मैं अभिगृहित और अभिधारण में अच्छे तरीके से बताए हैं कि अगर एक शांत रेखा है तो इसे अनिश्चित रूप से आगे पीछे इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, ये इसलिए क्या है? ये सत्य है, सत्य है, और ये असत्य है जो कंडीशन था। अब आते हैं हम चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न कह रहा है कि यदि दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्या बराबर हुई। भाई ये कौन सी बात हुई? अगर एक वृत्त ऐसे है और दूसरा वृत्त भी इसी पर है तो जाहिर सी बात है कि दोनों की रेडियस समान होगी, तो सत्य है। पांचवा प्रश्न, पांचवा कह रहा है कि आकृति 5.9 में यदि ए बी बराबर पी क्यू, कह रहा है कि देखिए एक कोई इस ऐसे है ए बी पी क्यू एक्स वाई, ये तीन है। कह रहा है कि ए बी बराबर है पी क्यू के, फिर कह रहा है कि पी क्यू बराबर है एक्स वाई के। तो फिर कह रहा है कि तो ए बी बराबर होगा एक्स वाई के। बिल्कुल सही बात है, इसलिए ये सत्य है। क्यों? क्योंकि देखिए हम लोग इसी प्रकार से एक क्या पढ़े थे? अभिगृहित पढ़े थे, ठीक है ना। तो उन सब चीज़ों को जो अभिगृहित और पर में लिखवाए हैं उन सब चीज़ों को 2-3 बार रट लीजिएगा, बढ़िया से पढ़ लीजिएगा ताकि समझ में आ जाए हाँ क्या चीज़ है कैसे, ठीक है। केवल और केवल यही था। अब बात करते हैं हम दूसरे प्रश्न की। देखिए दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित पदों की प्रत्येक की परिभाषा लीजिए। पहली बात। फिर कह रहा है कि इनमें से कुछ पद ऐसे हैं जिनकी परिभाषित करने की आवश्यक है, तो आप उन्हें कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखना है हमको यही। तो देखिए अब इसमें पहला दिया है कि समांतर रेखा, हमको इसको डिफाइन करना है। समांतर रेखाएं, तो समांतर रेखाएं क्या होती हैं? आप कहेंगे कि समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जिनके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। अगर उन रेखाओं को हम अनिश्चित रूप से चाहे आगे बढ़ाएं चाहे पीछे बढ़ाएं, वे कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं, जैसे ऐसे, ठीक है। तो ये रेखाएं चाहे हम आगे बढ़ाएं चाहे हम पीछे बढ़ाएं, इन रेखाओं को हम कभी भी आपस में देख रहे हैं कि एक दूसरे को कट नहीं कर सकती हैं, ठीक है ना। तो इसलिए समांतर रेखाएं हम क्या बोल दिए कि वे रेखाएं होती हैं जिनके बीच का डिस्टेंस कभी भी
कम बेसी नहीं होता है, यानी आप कम बेसी तो बोलेंगे नहीं, तो सिंपल बोल सकते हैं कि घटती या बढ़ती नहीं है, जिन्हें अनिश्चित रूप से आगे या पीछे बढ़ाए जाने पर वे कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। अब इसमें जैसे बोल रहा है कि कुछ चीज़ों को डिफाइन नहीं किया गया है, कुछ चीज़ों को क्या, जैसे जब हम बिंदु को बताते हैं तो हम बोल देते हैं कि बिंदु एक प्रकार का एक भाग है, तो एक भाग क्या है, एक भाग डिफाइन ही नहीं है, तो यही सब इसमें बोल रहा है। अब जैसे इसमें हम बोल दिए, हम बोले कि इनके बिंदु बीच की दूरी जो है घटती बढ़ती नहीं है, तो जो चीज हम बोल दिए जैसे ये एक सीधी रेखा है, तो सीधी रेखा क्या है, ये सब डिफाइन ही नहीं है, कुछ टर्म को डायरेक्टली मान लिया गया है, उन्हीं चीजों को इन लोग अभिगृहित और अभिधारणा से लेकर के समझाए थे। तो वही बोल रहा है कि जो चीज डिफाइन है आप कैसे करेंगे भैया, जब उन लोग नहीं करें तो हम क्या, हम बता सकते हैं केवल जो अभी तक हम जानते हैं, जो अभी तक आप लोग पढ़ चुके हैं, उसी की बेस पर आप लोग भी बताएंगे। जैसे पहले के टाइम में बिंदु की डिफिनेशन नहीं दिया गया, बिंदु को मान लिया गया कि एक प्रकार का एक भाग है जिसकी ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना ऊंचाई होती है, तो अगर ये माना गया तो यही हम लोग भी मानेंगे, ठीक है। तो अब इसका डिफिनेशन क्या है, जैसे बोला गया कि इसकी ये एक प्रकार से कोई भाग नहीं है, तो कोई भाग नहीं है तो कोई भाग नहीं है मानना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये अभिधारणा और अभिगृहित है। ओके, अभिधारणा में और अभिगृहित में आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि बहुत थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। देखिए अब इसमें दूसरा दे रहा है लंब रेखाएं, पहला हो गया समांतर, दूसरा दे रहा है लंब रेखाएं। अब लंब रेखाएं तो एकदम आसानी से आप सभी को आता होगा भैया, अगर कोई ऐसे दो रेखाएं हैं जिनके में प्रत्येक बार लंब रेखाएं क्या होती हैं, जैसे दो रेखाएं आपस में इस प्रकार प्रतिच्छेद करें कि 90 डिग्री का कोण बने। अब प्रतिच्छेद क्या होता है, ठीक है, लंब रेखाएं तो हमने बता दिया सिंपली कि दो रेखाएं जिनमें प्रत्येक बार कोण 90 डिग्री बने, ऐसे बना। अब ऐसे कर दे तो इधर से 90 बनना चाहिए, 90 बना, यहाँ पर बिंदु मिल रहा है, बिंदु क्या होता है डिफाइन ही नहीं है। लंब रेखाएं लंबाई क्या होती है ये भी डिफाइन नहीं है, माना गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इन सब छोटी छोटी चीजों को यही आप लोगों को नहीं माना गया है। तीसरा हम देखते हैं रेखाखंड दिया है, वैसे हम जब क्लास 10th में पढ़ाएंगे तो ये सब फिर से डिफिनेशन बताएंगे। रेखाखंड के बताएंगे कि मतलब अपने लैंग्वेज में अच्छी तरीके से समझाएंगे। रेखाखंड क्या है, रेखाखंड भी होता है जैसे जब कोई एक रेखा को दोनों तरफ से निश्चित पार्ट में हम खंडित कर देते हैं तो उसे बोलते हैं रेखाखंड। जब हम एक रेखा को दो पार्ट में निश्चित रूप से खंडित कर देते हैं तो उन्हें बोलते हैं रेखाखंड। जैसे आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक आना है, हम दोनों तरफ से आपको बाधित कर दें, हम कह नहीं इतने इतने बीच में जा सकते हैं, तो वो किसी एक रेखा का जब खंड होता है तो उसे रेखाखंड बोलते हैं। अब खंड क्या होता है नहीं पता है, भाग क्या होता है नहीं पता है, तो यही सब हो गया अनडिफाइंड पार्ट। ओके, अब आते हैं हम चौथा में। तो चौथा क्या दिया है, चौथा दिया है वृत्त की त्रिज्या, तो इसको हम बताने वाले हैं नहीं। जैसे वृत्त की त्रिज्या देखिए ऊपर ही है कि जब हम एक निश्चित बिंदु से चारों तरफ समान दूरी से चलते हैं तो इसे बोलते हैं हम रेडियस, त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। जब हम एक निश्चित बिंदु से, तो निश्चित बिंदु क्या है नहीं डिफाइन है, ठीक है, निश्चित दूरी तक चल रहे हैं, चारों तरफ चल रहे हैं, तो उसे हम बोल देते हैं वृत्त की त्रिज्या। तो इसी प्रकार से कुछ पार्ट को डिफाइन नहीं किया गया है, तो उन सब चीजों को आप लोग समझते रहिएगा। वर्ग दिया है तो वर्ग आप लोगों को पता ही होगा, जिसकी भुजाएं सब कुछ समान होती है, प्रत्येक में 90 डिग्री का कोण बनता है, तो उन्हें हम बोल देते हैं वर्ग, ठीक है ना। तो देखिए हमको यही केवल बताना था। अब यहाँ पर दे रहा है 3 नंबर प्रश्न, 2 नंबर में इतना ही था, हमको लगता है बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। देखिए 3 नंबर प्रश्न जो है, 3 नंबर प्रश्न में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। कह रहा है 3 नंबर प्रश्न कि नीचे दी हुई दो अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। जितने अभिधारणा है आप लोग एकदम एक बार दो बार बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। कह रहा है कि दो भिन्न बिंदु ए एवं बी, ए बी कोई दो भिन्न बिंदु है, पर दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और सी के बीच स्थित होता है। यहाँ पर मान लीजिए कोई बिंदु है सी, तो बस ये हो गया, ऐसे मिला दिए, ठीक है। फिर कह रहा है देखिए इसमें 2 प्रश्न था, ये पहला हो गया। अब दूसरा प्रश्न इसमें क्या है, कह रहा है कि यहाँ कम से कम एक ऐसे 3 बिंदु विद्यमान है जो कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। कोई बात नहीं है, बिंदु सी को हम कहीं पर ले लें, जैसे ए यहाँ पर लिए, बी यहाँ पर लिए, सी को हम यहाँ पर ले लें, तो हम कह देंगे कि ये एक रेखा पर विद्यमान नहीं है। ये चीज हो गया। अब कह रहा है कि क्या इन अभिधारणाओं में, दोनों अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है, तो बिंदु तो भैया सीधे मिल गया, और जब इसका अभिधारणा और
अभिगृहित पढ़ेंगे तो एक आध लाइन और मिल जाएंगे, जैसे लंबाई भी डिफाइन नहीं है, तो इन सब चीज़ों को आप इसमें लिख देंगे। क्या भी अभिधारणाएं अविरोधी हैं, क्या भी यूक्लिड अभिधारणाओं से प्राप्त होती हैं, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए वो यूक्लिड की अभिधारणाओं से ही प्राप्त होते हैं, जैसे जो इसमें डिफाइन नहीं है उन सब चीज़ों को हम ही तो वहाँ पर माने थे, जैसे जो भी यूक्लिड ने मान लिया कि हाँ ये चीज़ है, तो उन्हीं चीज़ों को हम भी तो मान रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम ये बोलेंगे ऐसे बनाए तो ये एकदम डिफाइन क्या, एक प्रकार से ये सी ऐसा विद्यमान है जो एक ही लाइन पर है, यहाँ पर एक कंडीशन आ गया कि एक लाइन पर ना हो, तो इस प्रकार से ये चीज़ यहाँ पर हो गया, ठीक है ना। तो यही केवल था इसमें। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर अनडिफाइंड टर्म की बात करें तो अनडिफाइंड टर्म बिंदु हो गया और उसके बाद लंबाई हो गया, चौड़ाई भी अनडिफाइंड ही है, तो इस प्रकार से ये सब अनडिफाइंड टर्म हो गए, ठीक है। अब उसके बाद देखिए अब बात करते हैं 4 नंबर की, बहुत ही छोटा छोटा प्रश्न है इसमें। 4 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा है कि ए सी बराबर बी सी, देखते हैं ए है, बी है, सी है, कोई 3 बिंदु है जैसे ऊपर का जो टर्म है। फिर कह रहा कि ए सी बराबर है बी सी, ए सी बराबर है बी सी के, तो कह रहा कि जो कहाँ गया, हाँ ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर हाफ ए बी है, सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर हाफ ए बी। फिर बोल रहा कि एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए। तो देखिए हमने तो यहाँ पर आकृति सिंपल खींच ही दिया। फिर आप एक चीज बताइए, जैसे यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ए सी बराबर है बी सी, तो हम लिख सकते हैं कि ए सी प्लस बी सी बराबर किसके लिख देंगे, डायरेक्ट ए बी के, ओके। ये लिख ही देंगे हम अभिधारणाओं से, जैसे अभिधारणाओं से हम देखे थे कि किसी भी दो टर्म को मिला करके यहाँ पर इसके इक्वल हो रहा है, तो यहाँ पर अब ये देखिए ये कंडीशन क्या दिया है कि ए सी बराबर है बी सी, यानी बी सी की जगह पर हम ए सी रख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए सी प्लस ए सी इक्वल टू ए बी। अब ये हो गया 2ac इक्वल टू आ गया ए बी, तो यहाँ से लिख देंगे हम ए सी बराबर 2 को भेज देंगे नीचे हाफ ए बी, ठीक है। तो देखिए ये इस प्रकार से यहाँ प्रूव हो गया 4 नंबर, बहुत ही आसान प्रश्न था। अब उसके बाद 5 नंबर प्रश्न इसी से रिलेटेड है। बोला कि प्रश्न 4 में सी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु कहलाता है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। तो देखिए अगर मान लीजिए इसे हम प्रूव करना चाहें तो वैसे भी हम जानते हैं कि कोई अगर एक रेखा है तो उसके केवल एक ही मध्य बिंदु होते हैं। अब कैसे होते हैं इस चीज को हम देखते हैं, प्रूव करने का ट्राई करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मान लीजिए 5 नंबर प्रश्न है ना, 5 नंबर प्रश्न 4 नंबर से ही रिलेटेड है। अगर यहाँ पर कोई एक ले ले हम रेखा ए बी, यहाँ पर कोई बिंदु ले लिए, कोई बिंदु यहाँ ले लिए, यहाँ पर कोई बिंदु ले लिए सी, यहाँ पर कोई बिंदु ले लिए सी डैश, 2 हमने ले लिया। तो यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि अगर हम पहली बार माने कि बिंदु सी मध्य बिंदु है, बिंदु सी मध्य बिंदु है, तो आप कहेंगे ऐसा है, अगर सी मध्य बिंदु है तो यहाँ से हो जाएगा ए सी बराबर बी सी, होगा ना, बिल्कुल। अगर मान लीजिए हम ये कहें अगर सी डैश मध्य बिंदु है तो यहाँ से हो जाएगा ए सी डैश बराबर बी सी डैश, ठीक है, ये चीज आ गया। अगर मान लीजिए हम ए सी प्लस बी सी है, ए सी इक्वल टू बी सी है, तो ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसे देखिए इन दोनों टर्म को हम अगर थोड़ा सा डिफाइन करना चाहें अभिधारणा से या फिर मान लीजिए अभिगृहित से, तो हम ये देखेंगे कि ये दोनों पॉइंट क्या है, ये दोनों पॉइंट एकदम सेम है। अगर दोनों पॉइंट को हम सेम कर दें तो हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा कि दोनों जो है हमको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि सी और सी डैश समान है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार बिंदु सी को मध्य बिंदु माने, तो बिंदु सी को अगर माने तो इस प्रकार से हो गया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे ए सी उसके बाद प्लस बी सी इक्वल टू हो जाएगा किसके, ए बी के, ठीक है। और यहाँ से हो जाएगा देखिए ए सी डैश प्लस बी सी डैश इक्वल टू किसके हो जाएगा, आप कहेंगे ए बी इसी के बराबर होगा, ए बी के बराबर ही, ठीक है। अब अगर ए बी दोनों तरफ बराबर है तो दोनों को हम एक बार बराबर करते हैं, देखते हैं क्या निकलता है निष्कर्ष। तो यहाँ से मिल गया ए सी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी डैश प्लस बी सी डैश, ओके। अब ये बताइए यहाँ से
अगर दोनों समान है तो सिंपल हम ये कह सकते हैं, अगर मान लीजिए दोनों का डिस्टेंसिंग देखिए ए सी डैश प्लस बी सी डैश समान है तो बी ए बी के बराबर है, यहाँ से ए सी प्लस बी सी ए बी के बराबर है, तो दोनों अगर बराबर है तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ से इसके जो ए सी और ए सी डैश होंगे ये चीज़ क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, नहीं तो फिर उसके बाद ये लेंथ में गड़बड़ हो जाएगा अगर बराबर नहीं होगा तो। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ हम बोल सकते हैं कि ए सी और सी डैश समान होंगे। ठीक है, इसका हम एकदम एक आसान तरीके से किसी शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को बता देंगे। ठीक है, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बता देंगे 1 मिनट में कि किस प्रकार से एकदम आसान तरीके से प्रूव कर देंगे। ठीक, देखिए उसके बाद 7 नंबर प्रश्न जो है ये यूक्लिड का अभिगृहित है। वो अभिगृहित आप लोग पढ़ चुके हैं, जैसे बोल रहा है कि इसमें तो देखिए आसान ही है। इस 6 नंबर में आकृति 5.10 में 6 नंबर प्रश्न को एक बार थोड़ा सा बता दें हल्का सा। जैसे देखिए 6 नंबर प्रश्न जो है बोल रहा कि आकृति 5.10 में यदि ए सी बराबर बी डी, अब एक दिया है ए, फिर दिया है यहाँ पर बिंदु दिया है बी, बिंदु सी और बिंदु डी, फिर बोल रहा है कि ए सी बराबर बी डी, ये चीज हमको दिया है ए सी बराबर बी डी, फिर बोल रहा है कि ए बी बराबर सी डी, आप इसको सिद्ध कीजिए ए बी बराबर सी डी, हमको ये चीज प्रूव करना है और ए सी बराबर बी डी दिया हुआ है। तो यहाँ पर सिंपल काम एकदम सेम प्रोसेस ऐसे ही करना पड़ेगा आपको, घटाकर यहाँ पर चाहे घटाकर कीजिए चाहे जोड़ कर कीजिए, हमको ए बी बराबर सी डी लाना है, ए सी बराबर बी डी दिया। ठीक है, इसी के जैसे एकदम सेम होगा। ठीक है ना। अब उसके बाद 7 नंबर यूक्लिड की अभिगृहितों को सूची में दिया हुआ अभिगृहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना गया है। ठीक, अभिगृहित 5 को एक बार पढ़िएगा, 1-2 बार पढ़ेंगे अपने आप सब कुछ उसमें समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम इसको अभिगृहित 5 अभिगृहित जो था इन सभी चीज़ों को अभिगृहित को बताए थे। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए केवल और केवल इतना ही टर्म था, इस चीज़ को हम एक उसमें वीडियो में बता देंगे। यहाँ पर ये जो आपको देखना है एकदम सेम इसी ही प्रकार से होगा। आपको करना क्या है, जैसे यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो हाँ ठीक है ना, ये दोनों प्रश्न एक बता देंगे तो एक कर ले जाएंगे। ठीक, तो इस लेक्चर में देखिए ये हो गया चैप्टर खत्म। और वैसे भी देखिए जितने चैप्टर खत्म हो रहे हैं कोशिश करेंगे कि सभी के 160 जो है जितने PYQ बन सकते हैं या जितने बने हुए हैं सभी को लेकर के एक 160 बना दें। 160 क्या वैसे ही छोटा छोटा है, 160 बनाएंगे तो और छोटा हो जाएगा। तो और अगर कोई समस्या आती है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, जो भी ना समझ में आए या जो भी प्रश्न हो तो उसको कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आज का लेक्चर यहीं पर, अगले चैप्टर में मिलेंगे रेखाएं एवं कोण से संबंधित चैप्टर को लेकर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो एकदम एक प्रकार से क्लास 9 से लेकर जितना भी आगे पढ़ेंगे सभी का बेस है, क्योंकि उसमें त्रिभुज दिया है, उसी के बारे में हम सब कुछ जानेंगे। ठीक, तो चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।